नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और डेली करंट अफेयर्स राजस्थान के दिनांक 15 अप्रैल 2021 के अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ ऑफ़र लेकर आया हूँ। तो अगर आप भी उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के बीच तक ज़रूर जाएँ और अंत तक वीडियो को देखें ताकि आप भी उसका लाभ जो है वो ले सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सही कथन आपको चुनना है। पहला कथन है, हाल ही में सेरोजा और ओडेट नामक चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में भारी तबाही मचाई है। पहला हमारा ये सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है, ये दोनों ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। तो दोस्तों, दोनों ही सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही हैं। हिंद जो प्रशांत महासागर है उस क्षेत्र में उठे इन दो चक्रवातों की वजह से जो हमारा कंप्लीट जो ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास का क्षेत्र है, जिसमें इंडोनेशिया और बाकी अन्य द्वीपीय क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, उन सभी में इस समय जो है चक्रवात की स्थिति बनी हुई है और बड़ी मात्रा में जानमाल की हानि भी हुई है। तो दो खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिनमें सेरोजा और ओडेट हैं, ये तबाही मचा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा बहुत कम और दुर्लभ होता है जब एक साथ दो तूफान किसी क्षेत्र में सक्रिय हो जाए। अगर ओडेट की बात करें तो साइक्लोन ओडेट एक उष्णकटिबंधीय कम दबाव वाला क्षेत्र जो लो डिप्रेशन वाला एरिया होता है उसके रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक चक्रवात में बदल गया। ओडेट जो है ये ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में इस सीजन का 7वां चक्रवात है। दूसरी ओर तूफान सेरोजा की बात करें तो वो इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में पहले ही भारी तबाही मचा चुका और अब जो है ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच चुका है। सेरोजा साल 2008 से इंडोनेशिया पर कहर बरसाने वाला 10वां चक्रवाती तूफान है और भूस्खलन होने की वजह से इसका असर भी ज़्यादा देखने को मिला है। तो मूलभूत रूप से ये जो चक्रवात है ये महासागरीय स्थितियों में पैदा होते हैं और जो ऊष्मा पानी को वाष्प में बदलने के लिए काम में होती है उस ऊष्मा को लेकर के और ये धीरे धीरे धरातल की ओर बढ़ते हैं और धरातल की ओर बढ़ते बढ़ते ये कमज़ोर होते जाते हैं। तो इनको उसी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है उससे एनर्जी मिलती है। निम्न दाब का क्षेत्र इनके मध्य होता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र जो है महासागर में उत्पन्न और विकसित होने वाले चक्रवात हैं और ज़्यादातर ये उष्णकटिबंध में विकसित होते हैं। तो उष्णकटिबंध किसे कहते हैं हम, तो 0 डिग्री से लेकर कर्क और मकर रेखा जो है इन दोनों के बीच का कंप्लीट क्षेत्र उष्णकटिबंध होता है। लेकिन ये जो चक्रवात है ये 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में होते हैं। फिर आप कहेंगे सर ये फिर 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी के बीच में क्यों नहीं होते। तो उसके पीछे मूलभूत कारण यही है कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो बहुत ही कम होता है, न्यूनतम होता है हमारे भूमध्य रेखा पर उसके दोनों ओर, और इसी वजह से वहाँ पर ये चक्रवात नहीं होते हैं। अब चूँकि भारत की बात करें तो हमारे अंडमान निकोबार का जो अंतिम बिंदु है वो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उससे ऊपर की ओर है और इसीलिए जैसे हिंद महासागर में खासकर बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र और अरब सागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से जो चीन सागर है उसका निचला हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, पूरा कैरेबियन क्षेत्र जो कि इसी एरिया में पड़ता है और उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में खास करके वो बड़ी मात्रा में जो है तूफान लाता है। अब हरिकेन, टाइफून, विली ये सारे जो नाम हैं ये इन्हीं चक्रवातों के नाम माने जाते हैं। चक्रवात दो तरह के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय, दूसरे शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं जो कि क्रमशः शीत और उष्ण वाताग्र या वायु राशियाँ जो होती है उनके मिलने की वजह से बनते हैं और ज़्यादातर जो है शीतोष्णकटिबंध के अंदर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। चूँकि लगातार जो है जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों ओर इनका विकास होता है और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है पेटियाँ कौन सी है, व्यापारिक पवनों की पेटी है। तो व्यापारिक पवनों की पेटी की वजह से इनकी दिशा भी पूर्व से पश्चिम की ओर ही रहती है। इनके बीच में जो कम दाब का क्षेत्र पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवात की आँख के रूप में उसको हम जानते हैं। तो ये भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात से ही जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसलोपरांत प्रबंधन एवं वितरण सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करने हेतु 6 राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सहयोग किया है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में चयनित 100 गाँवों में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट अपने स्थानीय भागीदार क्रॉप डेटा के साथ शामिल हुआ है। इस प्रोजेक्ट से चयनित 100 गांवों में किसानों की बेहतरी के लिए विविध कार्य होंगे जो उनकी आय को बढ़ाएंगे। तो कोशिश यही की जाएगी कि फसल जब कट जाती है उसके बाद उसका प्रबंधन कैसे हो और उसका वितरण कैसे हो, इस पर ये काम करेंगे। प्रोजेक्ट 1 वर्ष के लिए होगा और दोनों ही पक्ष जो हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है और जो सरकारें हैं, दोनों मिलकर के और इसमें काम करेंगी। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, विशेष ऑफ़र मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो इसको आप समझें। गुलदस्ता मार्च 2021 का एडिशन आपके RS जंक्शन ऐप पर अवेलेबल है और इसके अलावा वहां पर आपके RPSC सब इंस्पेक्टर 2021 के लिए हिंदी का कोर्स भी अवेलेबल है। आपके RS के लिए भी वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं। तो जो रेगुलर करंट अफेयर्स देखने वाले स्टूडेंट हैं, जो कि अभी देख रहे हैं वर्तमान में, उनके लिए ये विशेष ऑफ़र है और यहाँ प्रमोशन केवल मैं इसी जगह कर रहा हूँ, कहीं बाकी आपको नहीं मिलेगा। तो केवल जो रेगुलरिटी के साथ देखने वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए ये ऑफ़र है। और इस ऑफ़र में आप एक कोड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है CURRENT करंट 40। इस कोड का यूज करके और 100 रुपये से अधिक का कोई भी जो टोटल कोर्स आप खरीदते हैं उस पर आप 40% का डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। पहली बार मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, वो भी केवल उन छात्रों को जो करंट अफेयर्स की डेली क्लास को पूरा देखते हैं, पूरी तैयारी अपनी करते हैं। तो अगर आप भी इसे देख रहे हैं तो ये दिनांक 15 और 16 2 दिनों के लिए ऑफ़र है। तो आप भी, और लिमिटेड इसमें सीट्स हैं, लगभग 20 से 30 स्टूडेंट्स को ही इसका लाभ मिलेगा। तो आप भी जो है इस कोर्सेज़ को ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आपको ढंग के कोर्सेज़ लेने हैं तो वहाँ से आप 40% पर ये कोर्सेज़ ले सकते हैं। इसका कोई कोड आपको शो नहीं होगा, केवल आप करंट 40 ये कोड यूज़ करके और इसको प्राप्त कर सकते हैं। पोषण तथा भारत में स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए किस क्रांति का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों, एक आहार क्रांति नाम से एक क्रांति जो है उसकी शुरुआत देश में की गई है, ताकि हमारी जो स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन है, उस पोषण युक्त जो भोजन है उसके बारे में लोगों को जागरूकता पहुंचाई जा सके। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आहार क्रांति का शुभारंभ किया। यह पोषण तथा भारत में स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन तक पहुंच स्थापित करने के लिए एक मिशन के रूप में है। विज्ञाना भारती, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, विज्ञान प्रसार और प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क द्वारा इस आहार क्रांति मिशन को लॉन्च किया गया है। इसका आदर्श वाक्य क्या रखा गया? उत्तम आहार उत्तम विचार, या फिर अच्छा आहार अच्छी अनुभूति। आहार क्रांति आंदोलन को भारत और दुनिया में बहुतायत में भूख और बीमारियों की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार किया है। अगर व्यक्ति को प्रारंभ से ही अच्छा पोषण युक्त भोजन मिले तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है और ऐसे में वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने से बच जाता है। भारत जितनी कैलोरी का उपयोग करता है उससे दोगुनी ऊर्जा का उत्पादन करता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कुपोषित हैं, क्योंकि मुख्य कारण है पोषण संबंधी जागरूकता का अभाव। यदि ये ला दी जाए तो निश्चित रूप से देश की एक बड़ी आबादी जो कुपोषण से ग्रसित है वे सही हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को फ़ोन कॉल के जरिए साइबर फ्रॉड में फंसाने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी हमारे आपके कोर्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। पेपर 3 के यूनिट 3 में जो है आपको इसके कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, IT अधिनियम और इन पर बात की गई। तो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत अलग अलग टर्म्स यूज़ होती है और आजकल नए नए तरीके भी आ रहे हैं। तो अगर कोई फ़ोन कॉल के जरिए साइबर फ्रॉड करता है तो ऐसे को कहा जाता है विशिंग के माध्यम से किया जाता है। ईमेल के माध्यम से फर्जी लिंक्स भेजने को फिशिंग कहा जाता है, जैसे हम मछलियों को पकड़ने के लिए कांटा डालते हैं उसी तरह से। और यदि यही काम टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से किया जाए तो उसको स्मिशिंग कहते हैं। तो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने कस्टमर्स को सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड के बारे में बताया। सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड क्या है? सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड के माध्यम से सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए, टेक्स्ट मैसेजेस का प्रयोग करते हुए, फ़ोन कॉल्स का प्रयोग करते हुए, और जो है पहले तो हैकिंग के माध्यम से जानकारी निकाली जाती है और उस जानकारी से झांसा दे करके लोगों के अकाउंट साफ कर दिए जाते हैं। इस तरह के फ्रॉड में विशिंग, फिशिंग और स्मिशिंग का प्रयोग होता है। विशिंग में किसी व्यक्ति को फ़ोन कॉल के जरिए फंसाया जाता है, पहले उसे लालच दिया जाता है और फिर जानकारी ले ली जाती है। ज़्यादातर अपराधी अपने आप को बैंक का कर्मचारी बताते हैं, फिर उसको थोड़ी बहुत जानकारी ऐसी देते हैं कि उसको विश्वास हो जाए।
इस तरह से इसमें काम किया जाता है। फिशिंग साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड विवरण और पासवर्ड मांगे जाते हैं और इसके लिए वो एक वैध संस्था के रूप में ईमेल, टेलीफोन या टेक्स्ट मैसेज करता है। यदि टेक्स्ट मैसेज करता है तो उसको बोलेंगे स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या है? एसएमएस और फिशिंग का सम्मिलित रूप। तो एसएमएस और फिशिंग के सम्मिलित रूप से बनता है स्मिशिंग। तो आप भी इनसे बचे रहें और अपनी जो पूंजी है जिसको आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, तो अपने फ़ोन कॉल्स जो हैं उन पर कभी किसी को जानकारी न दें, चाहे वो कितना भी कोई व्यक्ति दावा क्यों न करे, और अपने अकाउंट्स को अपडेटेड रखें, सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपडेटेड रखें, एंटीवायरसेस का प्रयोग करें। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप भी इनसे बच सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो बीएसई पर सूचीबद्ध करने वाला पहला नगर निगम कौन सा ये बॉन्ड है? तो दोस्तों यहाँ पर गाज़ियाबाद जो है वो पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड निकालने वाला जो है नगर निगम बन गया है। 8 अप्रैल 2021 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर देश के पहले ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को सूचीबद्ध किया गया है। निगम ने 8.1% ब्याज दर पर 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसका प्रयोग तृतीयक जल उपचार संयंत्रों, जो टर्शरी आपके जो वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र होते हैं, 3 लेवल होते हैं इसके, जो कि लगभग 90% तक अशुद्धता को साफ कर देते हैं। और इसके साथ ही गाजियाबाद में जल मीटर के माध्यम से पाइप पानी की आपूर्ति का प्रयास इसमें किया जाएगा। इन नगर पालिका बॉन्डों को जारी करने के साथ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में दूसरा शहर और भारत में 10वां शहर बन गया है। अब देख लेते हैं कि ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या है। ऋण पूंजी बाजार, मतलब हमारा जो बाजार है वहाँ से ऋण के रूप में पैसा उठाने का एक तरीका है। इन बॉन्ड को एक निर्धारित समय में निवेशकों से पूंजी जुटाता है और बाद में जब बॉन्ड पूरा होता है तो उसको ब्याज सहित पैसा दे दिया जाता है। नियमित बॉन्ड के विपरीत ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला फंड ग्रीन परियोजनाओं को ही जो है पैसा लगाता है। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड का पैसा वैसे तो और भी कामों में लिया जा सकता है, जैसे कि सड़क विकास हो गया, अन्य कामों में, लेकिन ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है उसका प्रयोग केवल ग्रीन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं, जैसे कि जैव विविधता संरक्षण, स्थायी भूमि उपयोग, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन आदि में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने विस्तार से आपसे चर्चा की है। जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया था कि जो छात्र पूरा वीडियो देखते हैं उनके लिए करंट 40 नाम से हमारा एक ऑफ़र है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो आज ही आप अपने इस लाभ को उठाइए और तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।